सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी उन बच्चों का जो 10th पास करके 11th में आ रहे हैं और 11th में आ गए हैं, है ना, उन सभी बच्चों का इस क्लास में मोस्ट वेलकम। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ फिजिक्स है, नहीं, ये क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है उन सब बच्चों के लिए जो 10th पास करके 11th में आ रहे हैं। अब ये सारी बातें स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम, बेसिक इंट्रो, ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ 2-4 बातें करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये कि फ़िज़िक्स की क्लास इतनी डिले हुई, या मेरी पहले इंट्रो क्लास इतनी डिले हुई, उस चीज़ के लिए आई एम रियली सॉरी। क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये जो क्लासेस हैं ना, शुरुआत की क्लासेस, अपना शुरुआत का इंटरेक्शन जो हो, वो एक नए तरीके से, एक नए सर्कमस्टेंसेस में मैं करने की कोशिश कर रहा था। पर इस सिचुएशन ने, कोविड-19 ने वो सारे प्लान्स चेंज कर दिए एंड मैं बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रहा था। कहीं ना कहीं उस चीज़ का नुकसान ये हो गया कि मैं आप लोगों के साथ जो फिजिकली इंटरेक्शन चाहता था वो नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा ये हो गया कि शायद अगर मैं फिजिकल क्लास लेता तो मेरी क्लास में वही बच्चे बैठते जो बच्चे फिजिक्स ले चुके थे, मतलब मैथ या बायो के थे। लेकिन शायद अब इस क्लास का ये फ़ायदा हो जाए कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी इस क्लास को देख लें जो मैथ या बायो से नहीं जुड़े हैं। आप में से कुछ ऐसे पेरेंट्स भी इस क्लास को देख लें, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई, जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है अपने बच्चे के कैरियर को लेकर। तो ये क्लास आज के उन सभी पेरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, उन सभी बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने सब्जेक्ट फाइनलाइज कर लिया है या जो अभी भी सब्जेक्ट फाइनलाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चों के लिए जो 10th से 11th में आ रहे हैं, सब बच्चों के लिए ये क्लास है। कोई स्ट्रीम, कोई ब्रांच इसमें कोई रोल नहीं प्ले करेगी। ठीक है, अब मेरा एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रो, क्योंकि मैं आपको ये सब बताऊं उससे पहले आपको मेरे बारे में थोड़ा सा ट्रस्ट हो कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे वजह क्या है, उसके लिए बहुत ही शॉर्ट इंट्रो, बहुत ही शॉर्ट। मेरा नाम है निशांत यादव। ठीक है, 12th तक मैं भैरोड में ही था। 12th भैरोड से पास आउट करने के बाद मैंने कोटा में IIT की तैयारी की। वहाँ पे मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स के कांटेक्ट में आया और मैंने देखा कि एक अच्छा टीचर आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को कितने तरीके से चेंज कर सकता है। ज़िंदगी में 2 टीचर मिले हैं मेरे को जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज की है। 12th तक वो टीचर थे उमादत शर्मा सर। आप में से जो लोग मैथ पढ़ रहे हैं वो लोग उनको जानते हैं। मैंने भी मैथ उन्हीं से पढ़ी है और उन्होंने मुझे परखा था, उन्होंने मुझे बनाया था। मेरी ज़िंदगी में आज मैं जो भी हूँ उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। और मैं आपको ये बात कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, आप में से जो बच्चा मैथ लेगा ना, आप में से जो बच्चा मैथ का है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपको मैथ खुद भगवान पढ़ा रहा है, खुद भगवान पढ़ा रहा है। उमादत शर्मा सर, भगवान से नीचे मेरे लिए उनकी कोई पदवी नहीं है। ठीक है, जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था तब मुझे जो दूसरा टीचर मिला जिसने मेरी ज़िंदगी बदली, वो थे श्री सचिन मुकादम सर। वो हमको फिजिक्स पढ़ाते थे, आजकल वो LN के HOD हैं। ठीक है, उन्होंने भी मेरी ज़िंदगी बदली और मुझे लाइफ में बात समझ में आ गया कि एक अच्छा टीचर कितने लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। आज भी मैं आंखें बंद करता हूँ ना, तो मुझे वो उमादत सर की क्लास, वो सचिन सर की क्लास, वो उनकी बातें आज भी याद आती हैं, आज भी याद आती हैं। ठीक है, और ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मैं अपनी इस क्लासेस में रखना चाहता हूँ। 12th पास करने के बाद मैंने IIT की तैयारी की। IIT तैयारी करने के बाद मैं VIT बेंगलोर से मैंने इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। 4th ईयर तक आते आते, इंजीनियरिंग की 4th ईयर तक आते आते मेरी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिसने मुझे कहा कि मुझे टीचर बनना चाहिए। उसके बाद मुझे लगा अगर टीचर बनना है तो दुनिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करके देखते हैं एक बार, ताकि पता तो चले कि लाइफ में दुनिया के बेस्ट टीचर कैसे होते हैं। क्योंकि तब मैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहता था, 3rd ईयर 4th ईयर को। ठीक है, तो जैसे अपने इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कॉलेज है ना IIT, ऐसे ही
आईआईटी में एडमिशन के लिए अपने को जेईई का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। ठीक है, ये कहानी ज़रूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। फिजिक्स की बातें नहीं हो रही, मैथ्स की बातें नहीं हो रही। ऐसे ही अगर आपको पूरी दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, बेस्ट कॉलेज से मास्टर्स करना है पूरी दुनिया के, ये तो सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, तो आपको लिखने पड़ते हैं GRE, GMAT, IELTS, TOEFL। ये 4 एग्ज़ाम होते हैं। 4 में से आपको 2 क्लियर करने पड़ते हैं बेस्ड ऑन कि आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाह रहा था, तो मुझे GRE और GRE के साथ TOEFL का एग्ज़ाम क्लियर करना था। ये पूरी दुनिया के लेवल पे होते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया, TOEFL का एग्ज़ाम क्लियर किया, और इन एग्ज़ाम्स में मेरे अच्छे नंबर में आने की वजह से मुझे HKUST में एडमिशन मिला। HKUST हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इस वक्त पूरी दुनिया की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच में। वहाँ मेरी लाइफ फिर से बदली, वहाँ मैंने लाइफ में बहुत कुछ नया सीखा। ये मेरा शॉर्ट इंट्रो है, शॉर्ट इंट्रो। ये इंट्रो बताना आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर मैं इस कहानी को बहुत डिटेल में बताता हूँ, बहुत डिटेल में। बहुत चीज़ें स्किप की हैं मैंने, सब कुछ स्किप किया है, सिर्फ मैंने क्या किया है, कहाँ से किया उसको छोड़ के, क्योंकि ये चीज़ें अब जो बताने वाला हूँ उससे कनेक्टेड होने वाली है। तो अब हर पेरेंट्स और हर बच्चा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आगे आने वाली बातों को बहुत ही ध्यान से सुने। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। आप में से अभी जो बच्चे सब्जेक्ट चूज़ कर चुके हैं और जो कर रहे हैं और जो कन्फ्यूजन में हैं, उनके लिए सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैंने मेरी अपनी लाइफ में सीखी हैं, मैंने मेरी लाइफ में अपने टीचर से सीखी हैं। आज वही नॉलेज मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबके लिए। आपको किसी के भी कहने पर, आपको अपने किसी बड़े बुजुर्ग के कहने पर, आपको अपने किसी रिलेटिव के कहने पर, आपको अपने किसी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने उस कॉलेज में, उस स्कूल में कॉमर्स में एडमिशन ले लिया तो मुझे भी ले लेना चाहिए, है ना, या मेरा वो टीचर कह रहा है कि तुमको मैथ ले लेनी चाहिए तो मुझे मैथ ले लेनी चाहिए। किसी के कहने पर हमको सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना है। फिर से कह रहा हूँ, किसी के कहने पर, किसी के प्रेशर में आकर, किसी के प्रेशर में आकर और बिना खुद का दिमाग लगाए, बिना खुद का दिमाग लगाए, बिना खुद से आगे आने वाली 3 कंडीशन को वेरीफाई किए बिना कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है। किसी भी प्रेशर में, किसी भी कंडीशन में हमको कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 10th की एजुकेशन से पहले और 10th की एजुकेशन के बाद में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि 10th से पहले आपके लाइफ में ऑप्शन नहीं होते। ध्यान से समझना, तो आपको सब पढ़ना रहता है, और सडनली 10th के बाद लोगों को लगता है कि आप मैच्योर हो गए, और तब आपकी लाइफ में ऑप्शंस आते हैं। आज आप अपनी ज़िंदगी में चौराहे पे खड़े हो, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग चौराहा है। आपने आज यहाँ से जो रोड ले ली, उसके बाद बाकी रोड आपने छोड़ दी। वो रोड आपकी ज़िंदगी में आपको अलग जगह लेके जाएगी। अगर उस रोड में चलने से पहले ही आपको उस रोड में इंटरेस्ट ना हो, उस जर्नी में इंटरेस्ट ना हो, तो आपको वो पूरी की पूरी जर्नी परेशान करने वाली है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, और कभी जब अपनी क्लासेस चलेंगी तो मैं आपसे ये सारे एक्सपीरियंस शेयर भी करूँगा। पहला रूल समझ में आया कि कोई भी सब्जेक्ट हमको किसी के कहने पे, किसी के प्रेशर में नहीं लेना है, किसी के प्रेशर पे नहीं लेना है। मेरे दोस्त ने ले लिया इसलिए नहीं लेना है, तो कैसे लेना है, तो कैसे लेना है, उसके लिए अब मैं आपको 3 रूल बताऊंगा। यहां से स्टार्ट होती है अपनी मेन बातें। पहली बात, हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक होता है बेसिक आईक्यू। क्या होता है? बेसिक इंटेलिजेंट कोशेंट। बेसिक आईक्यू लेवल हर सब्जेक्ट के लिए होता है। कॉमर्स के लिए बेसिक आईक्यू अलग है, आर्ट्स के लिए अलग है, मैथ्स के लिए अलग है, बायो के लिए अलग है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग है। कोई सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता। बेसिक आईक्यू डिफरेंशिएट करती है। ध्यान से समझना,
मैंने मास्टर्स किए, मैं अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई सब्जी बनाने को बोले ना, तो मुझे नमक और मिर्ची का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि सब्जी के लिए बनाने के लिए जो बेसिक आईक्यू चाहिए ना वो मेरे पास नहीं है। बायो पढ़ने के लिए जो बेसिक आईक्यू चाहिए ना वो मेरे पास नहीं है। अब आप अपने आप से ये पूछ सकते हो, मुझे पता कैसे चलेगा? आपको पता कैसे चलेगा, या आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे में, या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर किसी सब्जेक्ट के लिए बेसिक आईक्यू है या नहीं है? तो अपनी बेसिक आईक्यू चेक करने के लिए उस सब्जेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने आप के 2 टेस्ट ले सकते हैं, अपने बच्चे के, अपने खुद के। अगर आप मान लो कॉमर्स में अपना बेसिक आईक्यू चेक करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, कॉमर्स की एक 11th की बुक उठानी है, ठीक है, कोई भी एक 11th की टेक्स्ट बुक उठानी है। उस बुक का कोई रैंडम चैप्टर जो पुराने चैप्टर से कनेक्टेड ना हो, ऐसा चैप्टर उठाना है और खुद से पढ़ के देखना है। ध्यान रहे, खुद से पढ़ना है, बिना किसी टीचर के कहने पे, बिना किसी टीचर के पढ़ाए हुए, खुद से पढ़ना है। और अगर वो आपको 40% के आसपास समझ में आ गया, कम से कम 35% समझ में आना चाहिए, कम से कम बिना किसी के पढ़ाए, अगर वो आपको 35% 40% से ऊपर समझ में आया, दैट इज़ मिनिमम, ध्यान रहे मिनिमम, कम से कम उतना समझ में आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके अंदर आईक्यू है। अगर 40% के आसपास आपको कम से कम समझ में आ गया तो आपके पास उस सब्जेक्ट का आईक्यू है। इसी चीज़ को चेक करने का दूसरा तरीका, आप किसी भी टीचर की जब कोई क्लास लेंगे, कॉमर्स वाले टीचर की, मैथ्स वाले टीचर की, फिजिक्स वाले टीचर की, तो जब भी आप उनकी क्लास ले रहे हैं तो उनकी क्लास में कम से कम आपको 60% से ऊपर समझ में आना चाहिए, कम से कम, ये मिनिमम है, इससे कम समझ में नहीं आना चाहिए। अगर 60% से ऊपर समझ में आ गया आपको तो इसका मतलब आपके पास उस सब्जेक्ट की बेसिक आईक्यू है। ये मैंडेटरी कंडीशन है, मैंडेटरी। ये कंडीशन अगर आपने नहीं चेक की तो बहुत पछताओगे। समझ में आ गया? क्लास अटेंड करने पे किसी टीचर का कम से कम 60% अपने को समझ में आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टीचर की क्लास अटेंड करने पे हमको कुछ समझ में नहीं आता, तो वहाँ पर 2 केस बन जाते हैं कि या तो स्टूडेंट ही गलत है, या तो स्टूडेंट में प्रॉब्लम है, या टीचर में प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका ये है कि आप उसी सब्जेक्ट में दूसरे टीचर की क्लास लें। और भी टीचर अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे हैं, है ना, डेमो क्लासेस चल रही हैं, इधर उधर दूसरे सेम सब्जेक्ट में दूसरे टीचर की क्लास लें। अभी अगर पहले टीचर की क्लास में तो समझ में नहीं आ रहा था, उसी सब्जेक्ट में दूसरे टीचर की क्लास में समझ में आ गया, यानी कि टीचर में प्रॉब्लम थी, हम सही थे, हमारे अंदर आईक्यू है। और अगर दूसरे टीचर में भी हमको समझ में नहीं आया, यानी कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, टीचर सही था और हमारे अंदर आईक्यू नहीं है। ये मैंडेटरी स्टेप है। जब तक आप इस स्टेप को चेक नहीं करेंगे तब तक आप आगे के 2 स्टेप चेक नहीं करेंगे। जब आपने सेकंड ए और सेकंड बी चेक कर लिया और आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई मेरे को किस सब्जेक्ट का बेसिक आईक्यू मेरे पास है, मेरे बच्चे के पास है ना, तब आपको आगे वाले स्टेप्स पे आना है। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चों के साथ या कुछ बच्चों के साथ जब वो बेसिक आईक्यू चेक करने जाते हैं तो उनका मैथ्स में, बायो में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, ऐसे 4 में और भी ब्रांचेस होती हैं, इनमें से 2 में, 3 में, मतलब 1 से ज़्यादा ब्रांचेज में बेसिक आईक्यू टिक होता है कि मैथ्स भी चलेगा, बायो भी चलेगा, कॉमर्स भी चलेगा, ये बच्चा तो इंटेलिजेंट है, इसको तो सब समझ में आता है। तब क्या करें? ऐसे बच्चों को जो यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, अगर आपके बेसिक आईक्यू 4 में से सिर्फ एक ही चीज़ में टिक करी, सिर्फ आर्ट्स में टिक करी, तो मतलब आपको सिर्फ आर्ट्स लेना है, बाकी आगे के स्टेप्स आपके लिए नहीं है। अगर आपके ये स्टेप सिर्फ बायो पे टिक किए और बाकी में नहीं किए तो आपको सिर्फ बायो लेनी है, आगे के स्टेप्स आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और बेसिक आईक्यू आपके पास है तो आपको रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 ये चेक करना है। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं तो आपको रूल नंबर 3 चेक करना है। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है आपको उस सब्जेक्ट में जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। जनरल इंटरेस्ट 10th तक के लेवल पर ही आप ये चीज़ चेक कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली भी चेक कर सकते हो कि मेरे को फिजिक्स की नॉर्मल चीज़ें कितनी इंट्रिगिंग लगती हैं, कितनी इंटरेस्टिंग लगती हैं, मेरे को मैथ्स से रिलेटेड बुक्स, मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग लगती हैं,
मान ले आपकी मैथ्स और बायो में बेसिक आईक्यू सेट हो गया, तो अब आप अपने आप से पूछ सकते हो कि मैथ्स मेरे को सब्जेक्ट एज ए जनरल ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है या बायो एज ए सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। समझ में आया? आप अपने आप से ये चीज़ें पूछ सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट बिना किसी के कहे मैं खुद उठा के पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, खुद उठा के पढ़ लेती हूँ। ये सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं। अगर आपने कहा, आपके दिमाग ने कहा कि यार 10th में मैथ तो मैं अपनी मर्जी से नहीं पढ़ती थी, लेकिन बायो पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था, तो यानी कि आपका बेसिक आईक्यू मैथ और बायो दोनों में हो सकता है, लेकिन आपका नॉर्मल इंटरेस्ट, आपका जनरल इंटरेस्ट आपका मैथ की तरफ या बायो की तरफ है। तो आपको अपना तीसरा स्टेप चेक करना है अपना जनरल इंटरेस्ट में, ठीक है, कि आपको ये देखना है कि मेरा जनरल इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट की तरफ झुक रहा है। ध्यान रहे ये स्टेप सिर्फ इसी स्टेप को पार करने के बाद आएंगे, उससे पहले नहीं। अगर आपने किसी सब्जेक्ट में यही फेल कर दिया ना, बायो आपका यहीं फेल हो गया, तो बायो में इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये बात बहुत ज़रूरी है। सब बच्चे 10 में से 9 बच्चे, 10 में से 9 पेरेंट्स इसी स्टेप्स को स्किप करते हैं, इसी स्टेप्स को इसीलिए सबसे मैंडेटरी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन अभी भी जारी है, तो आप स्टेप नंबर 4 चेक कर सकते हैं। अब आप अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए कैरियर में मुझे कितना इंटरेस्ट है। समझ में आया? जैसे कि मुझे मालूम है अगर मैं मैथ लेता हूँ तो मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, बायो लेता हूँ तो मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। मेरे को किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा कैरियर मेरी लाइफ में मुझे ऐसा इंस्पायर करता है। कभी कभी कुछ लोगों के साथ होता है, उनको देश की सेवा करने का इतना जुनून होता है ना कि वो डिफेंस एकेडमी में दिन रात एक कर देते हैं। उनका है कि भाई एनडीए निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उनकी लाइफ कैरियर ड्रिवन हो चुकी है, उनकी लाइफ हो चुकी है। उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक गोल रह गया है कि अब तो एनडीए ही निकालना है, बस बात खत्म। समझ में आ गया? यहां से आपको फाइनल आखिरी सॉल्यूशन, आखिरी डिसीजन 100% मिलेगा, 100%, ये मेरी गारंटी है। तो कोई भी सब्जेक्ट लेने से पहले, इसीलिए ये क्लास आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है, क्योंकि आप आज जो सब्जेक्ट लेंगे ज़िंदगी भर आपको उस सब्जेक्ट के साथ रहना है। ज़िंदगी में इतना कंपटीशन है, अगर हमने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जिसमें हमारा बेसिक आईक्यू नहीं है, अगर हमने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जिसमें हमारा जनरल इंटरेस्ट नहीं है, अगर हमने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जिसके कैरियर में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज़िंदगी भर इस कंपटीशन के माहौल में आप सिर्फ और सिर्फ दुखी रहेंगे। मैंने मेरे साथ के फ्रेंड्स को सुसाइड करते हुए देखा है, मैंने मेरे साथ के लोगों को इंजीनियरिंग छोड़ के भागते हुए देखा है, और मैंने मेरे साथ के लोगों को इंजीनियरिंग छोड़ के फोटोग्राफी, इंजीनियरिंग छोड़ के शेफ़ के क्लासेस में और डांस कोरियोग्राफर के क्लासेस में इंडिया के बेस्ट लेवल पर आकर और लाखों करोड़ों रुपए कमाते हुए भी देखा है। इस बात को प्लीज़ मजाक में, हल्के में ना लें। आप में से कोई भी पेरेंट्स, आप में से कोई भी बच्चा जो ये क्लास देख रहा है, उसके लिए ये क्लास बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इन 4 चीज़ों को नहीं फॉलो करेंगे, इन 4 स्टेप्स को नहीं फॉलो करेंगे, तब तक कोई भी सब्जेक्ट लेने का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आपने अपने आप से 4 सवाल क्लियर कर ली ना, उस दिन आपके दिमाग में 100% एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, और वहाँ पे जो सब्जेक्ट क्लियर होगा ना, ज़िंदगी भर उस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने का मज़ा आएगा। आपको 99% टाइम ऐसा होने वाला है कि आपने अगर ये 4 स्टेप पूरे कर ली ना, तो आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। इस साल आप देख लो, हरियाणा बोर्ड की जो टॉपर है उसका इंटरव्यू पढ़ो, क्या कहा है उसने, मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया, मैं सिर्फ NCERT की बुक से सेल्फ स्टडी करती थी। क्यों? इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसने फॉलो की थी। अब आप बहुत ही ध्यान से इन 4 का एक क्विक रिवीजन करेंगे। किसी के कहने पे, किसी के देखो देख, किसी के बोलने पे, किसी के भी प्रेशर में कोई सब्जेक्ट नहीं लेंगे। कोई भी सब्जेक्ट लेने से पहले अपनी बेसिक आईक्यू चेक करेंगे उस सब्जेक्ट के लिए। हर सब्जेक्ट के लिए आपको मैथ्स में कन्फ्यूजन है, मैथ्स में आईक्यू चेक करो, बायो में कन्फ्यूजन है, बायो में चेक करो, जिसमें कन्फ्यूजन है उसमें अपनी बेसिक आईक्यू चेक करो, ठीक है। बेसिक आईक्यू चेक करने के 2 तरीके, आप उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कोई टेक्स्ट बुक उठाएंगे
और उस टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे। उस टेक्स्ट बुक को पढ़ना है ऐसे चैप्टर उठा के जो आपने पहले ना पढ़ा हो, लेकिन वो कनेक्टेड भी ना हो, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया हो लेकिन वो कनेक्टेड टॉपिक नहीं है, मतलब उसके लिए कोई पहले वाला चैप्टर आना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कम से कम वो आपको 40% 35% समझ में आना चाहिए, कम से कम। दूसरा तरीका है, आप उसी सब्जेक्ट में किसी टीचर की जब क्लास अटेंड करते हैं तो कम से कम, अब तक आपने क्लासेस अटेंड की होंगी और भी कर लो, कम से कम वो सब्जेक्ट 60% समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे दो बातें होती हैं, या तो आप में प्रॉब्लम होगी या टीचर में प्रॉब्लम होगी। उन दोनों ही केस में आप एक बार टीचर चेंज करके देख लो। अगर आपने खुद से पढ़ा तो समझ में आया, लेकिन टीचर से पढ़ा तो समझ में नहीं आया, तो टीचर चेंज करके देख लो और दूसरे टीचर की क्लास लेके देख लो। अगर दूसरे टीचर की क्लास में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, और यहाँ भी 35-40% पे ही था, तो यानी कि मेरे पास बेसिक IQ ही नहीं है। लेकिन दूसरे टीचर की क्लास में समझ में आ गया और यहाँ पे 35-40% समझ में आ रहा था, यानी कि मेरे पास बेसिक IQ है। अगर दूसरे टीचर की क्लास में भी नहीं समझ में आया, लेकिन ये बुक खुद से पढ़ने पर ही मेरे को 70-80% समझ में आ रही थी, तो यानी कि मेरे पास बेसिक IQ है। दोनों टीचर गलत थे, दोनों टीचर गलत थे। समझ में आ गया? जब तक सेकंड स्टेप क्लियर नहीं करोगे, थर्ड या फोर्थ पे नहीं आना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है, अगर आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपने बेसिक IQ क्लियर कर लिया, तो किस सब्जेक्ट में मेरा जनरल इंटरेस्ट है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया, या फिर किस सब्जेक्ट के कैरियर से जुड़े हुए फील्ड में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। कभी कभी कुछ लोगों को होता है ना, एयरफोर्स में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, दिन रात एक कर दूंगा, और वो कर देते हैं क्योंकि वो कैरियर ड्रिवन होते हैं, तो अपने आप ही चीज़ें सेट होती जाती हैं। इस रूल को मत भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, और 10 में से 9 बच्चे इसी रूल को स्किप करते हैं, ठीक है। क्या ये चीज़ें समझ में आई? मेरे फिजिक्स के टीचर जो थे सचिन मुकादम सर, वो अक्सर क्लास में एक बात कहते थे, सारा खेल नियमों का है, रूल्स का है। जो नियम से चलेगा वो आगे आएगा, और जो नियम से नहीं चलेगा वो हमेशा ज़िंदगी में हारेगा। ये आपके सब्जेक्ट चूज़ करने के नियम हैं। अगर आपने सब्जेक्ट चूज़ करने में इन नियम्स का फॉलो किया तो आपको 100% किसी टीचर की ज़रूरत नहीं होगी। आपको 100% वो सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ओके, तो आप लोगों ने 4 स्टेप्स देख लिए, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम 4 स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमने कोई सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया कि मैं मैथ लूँगा या मैं कॉमर्स लूँगी, तब हम स्कूल कैसे चूज़ करें, है ना। तब हम ये कैसे चूज़ करें कि अब मैं किस स्कूल में पढ़ूँ, अब मैं किसके गाइडेंस में रहूँ। तो यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यान से सुने, आपके पेरेंट्स भी सुने और आप भी सुने। ये ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है इस वक्त, क्योंकि आपके टर्निंग पॉइंट पे आप खड़े हो। आप छोटे मोटे प्रलोभन में ना फंसें। कोई भी स्कूल या कोई भी कोचिंग या कोई भी टीचर अगर आपको ये बोलता है कि मेरे पास आ जाओ, मैं आपको ये डिस्काउंट दूंगा, वो डिस्काउंट दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, प्लीज़, आपके कैरियर का सवाल है। आप कोई प्रोडक्ट नहीं हो जो आपकी बोली लग रही है यहाँ पे। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि हमको सिर्फ उसी स्कूल में एडमिशन लेना है, सिर्फ उसी स्कूल में। मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं करूँगा, कि हमको सिर्फ उसी स्कूल में एडमिशन लेना है जिस स्कूल में, अगर मान लो मैंने मैथ ली तो मुझे मालूम है ये मैथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये मेरे 5 सब्जेक्ट हो गए। तो इन 5 में से कम भी 3 या 4 सब्जेक्ट्स के टीचर्स की स्टाइल मुझे अच्छी लग रही है, मुझे उनसे पढ़ के मज़ा आ रहा है, या मुझे वो टीचर बहुत अच्छे लग रहे हैं, या उन टीचर्स के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, या मेरे पुराने जो मेरे सीनियर्स दोस्त हैं, मेरे जो सीनियर फ्रेंड हैं, मेरे गली मोहल्ले, मेरे आसपास के दोस्त के, वो यहाँ पे एडवाइस काम करती है, यहाँ पे एडवाइस काम करेगी। अगर मेरा कोई सीनियर दोस्त, मेरा कोई सीनियर फ्रेंड मुझे कह रहा है कि हाँ ये टीचर बहुत अच्छा है, हाँ इस टीचर के पास पढ़ने में मज़ा आएगा, या फिर आप खुद पढ़ के आपको लग रहा है ये टीचर अच्छा है, कम से कम भी आपको 3 या 4 फैकल्टी अच्छी लगनी चाहिए, पहला रूल। लेकिन सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा रूल और भी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि उस स्कूल का एनवायरनमेंट जो है ना,
उस स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो भी आपके लिए पॉजिटिव और अच्छा होना चाहिए। हमको किसी ऐसे स्कूल में नहीं जाना है जहाँ पर जाके ज़बरदस्ती के भीड़ भाड़ में हम खड़े हो जाएं। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप सबको मालूम है, स्पेशली पेरेंट्स को मालूम है, 11th 12th में जब बच्चे आते हैं ना तो वो एक नई लाइफ देखते हैं और वो कुछ ऐसी बातें होती हैं 11th 12th में लोगों के साथ जो उनको गलत रास्ते पे भी ले जा सकती हैं। तो हमको इस बात का बहुत ध्यान देना है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। हमको इस बात पे बहुत ध्यान देना है कि हम जिस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं या जिस स्कूल में हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, उस स्कूल में किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं, क्या उस स्कूल में अच्छे बच्चे, अच्छा माहौल, एक पॉजिटिव हेल्दी एटमॉस्फेयर है या नहीं है। ये चीज़ें बिना देखे आप कोई भी स्कूल ना लें, कोई भी स्कूल ना लें। किसी के कहने पे मत आओ, किसी के कुछ भी कहने पे मत आओ। किसी को जो कहना है कहने दो कि मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा, उतना डिस्काउंट दूंगा, एक्टिवा दिलाऊंगा, जो भी, पूरी फीस माफ़ करूंगा। नहीं, कैरियर का सवाल है, कैरियर का सवाल है। ये चीज़ें लगनी चाहिए, टीचर अच्छे लगने चाहिए, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा लगना चाहिए। समझ में आया? टीचर ऐसे होने चाहिए जो आपको इंस्पायर कर सकें, टीचर ऐसे होने चाहिए जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जा सकें, टीचर ऐसे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिनके पास स्कूल में पढ़ने के बाद मुझे ट्यूशन जाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। अगर मैं 6-8 घंटे स्कूल में लगा के आ रहा हूँ, उसके बाद फिर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ट्यूशन भी अलग से जाना पड़ रहा है, तो स्कूल में जाने का फ़ायदा ही क्या है? जितना स्कूल वालों ने फीस कम की उतना मेरा ट्यूशन में लग गया, ऊपर से एक टीचर ने मेरी क्लास बोर और कर दी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, स्कूल चूज़ करते वक्त इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है और किसी रूल को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया? अब मेरी फिजिक्स की बातें मैं आपको बता दूं, जो आप में से इन 4 रूल को फॉलो करते हुए, जो मैंने आपको 4 रूल बताए ना, उनको फॉलो करते हुए फिजिक्स में आएगा। मेरी क्लास में फिजिक्स में 3 रूल चलते हैं और 3 एम चलते हैं। ये 3 रूल मैं आपको सिर्फ फिजिकल क्लास में ही डिस्कस करूँगा, अभी नहीं करूँगा, क्योंकि ये रूल लंबे हैं, इनका एक्सप्लेनेशन मांगता है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी फिजिक्स पढ़ेंगे नहीं, जो कॉमर्स या आर्ट्स में चले जाएंगे, तो उनको यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। 3 एम बता दूँ, वो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर सकते हो। मेरी क्लास के 3 एम, पहला, मैं चाहता हूँ आप में से हर बच्चे का, अधिकतर बच्चों का एक जो पर्सनल गोल होता है ना, पर्सनल गोल, उसको मैं किसी ना किसी तरह अचीव करने में या हासिल करने में गाइडेंस दूं, या एक स्टेपिंग स्टोन बनूं, या किसी तरह आपको अपने पर्सनल गोल के पास लेके जाऊं। या फिर जो हमारी क्लास का एक कलेक्टिव गोल है, कलेक्टिव गोल मतलब हम सब चाहते हैं कि हम सब कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, हम सब के फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आएँ, तो हमारा जो कलेक्टिव गोल है वो हासिल हो जाए। या फिर कम से कम हमारी फिजिक्स की जर्नी जो है ना, हमारी, मैं फिजिक्स पढ़ा देता हूँ, मैथ पढ़ा देता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा देता हूँ, अभी आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जो फिजिक्स की जो जर्नी है ना, कम से कम वो बहुत ही एन्जॉयमेंट वाली हो, ताकि आप कम से कम ये तो कहें कि हाँ यार 2 साल 1 साल हमने उनके पास फिजिक्स पढ़ी थी, मज़ा बहुत आया पढ़ के, लाइफ में सीखने को बहुत कुछ मिला। हो सकता है परसेंटेज कम आए हो सकता है मैं IIT की तैयारी उस वक्त ना की हो उतनी, है ना, हो सकता है मेरी परसेंटेज कम आई हो, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला, अच्छी बातें सीखने को मिली, क्लास में मज़ा बहुत आता था। तो ये 3 गोल चलते हैं मेरी क्लास में, 3 एम चलते हैं मेरी क्लास में। अधिकतर बच्चों के साथ 3 में से कम कोई ना कोई 1 या 2 मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हो जाए। कुछ बच्चों के साथ तीनों गोल लग जाते हैं, तीनों एम हो जाते हैं, और उससे अच्छा सेटिस्फेक्शन मुझे कभी नहीं मिलता। मेरी फिजिक्स के कुछ जनरल, मेरी क्लास लेने के कुछ जनरल तरीके हैं। मैं बहुत ही फ्रेंडली टीचर हूँ, बहुत ही फ्रेंडली टीचर हूँ। मैं कभी किसी बच्चे को नहीं डांटता, नहीं पीटता, नहीं मारता, कभी नहीं करता। मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं रखता, क्योंकि मैं मानता हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जिससे आपको अपने आप ही प्यार हो जाएगा, मैथ सब्जेक्ट ऐसा है जिससे आपको अपने आप ही प्यार हो जाएगा। मैं ज़बरदस्ती क्यों पढ़ाऊँ? तो आप लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि अगर मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाऊँगा तो क्लास में अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शरारती तत्व जिनको हम बोलते हैं, अगर कोई ऐसे बच्चे मेरी क्लास में आ गए तो उन बच्चों के साथ हम क्या करेंगे?
उन बच्चों के लिए मेरी क्लास की जो 3 रूल है ना वो चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ 10th तक की एजुकेशन सिस्टम का शिकार होकर, स्कूलिंग सिस्टम का शिकार होकर, ख़राब टीचिंग सिस्टम का शिकार होकर कुछ बच्चे हो सकता है गलत राह पे चले गए हों, तो उनको 11th में पूरा मौका दिया जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा। 11th में उन बच्चों को पूरा एक सिस्टम से चलने का, एक अच्छे टीचरों से बात करने का, एक प्रॉपर गाइडेंस का और सुधरने का पूरा मौका दिया जाएगा। 11th के बाद भी अगर वो बच्चे नहीं चेंज हुए, अक्सर वो बच्चे वो होते हैं जिनके वो पहले 4 स्टेप जो मैंने आपके बताए ना, वो बिना चेक किए वो फिजिक्स में या मैथ में या कॉमर्स में आ जाते हैं। वो ऐसे बच्चे पूरे टाइम क्लास का माहौल ख़राब करके रखते हैं। ऐसे बच्चे 11th में मैं उनको सुधरने का पूरा मौका दूंगा, और 12th में, ये मेरी अपनी पर्सनल गारंटी है, 12th में ऐसे बच्चे आपको स्कूल में नहीं मिलेंगे जो 11th के इतने मौके देने के बाद भी नहीं चेंज हुए। 12th में आई विल मेक श्योर कि जहाँ मैं हूँ वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हेल्दी, अच्छे, पॉजिटिव बच्चे हैं। मार्क्स से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्क्स से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है डिसिप्लिन से, मुझे फ़र्क पड़ता है इन 4 रूल से। हो आपके 0 नंबर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितने सिंसियर हो मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है। मैं 0 नंबर से 90 पे ला सकता हूँ, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आपने ये 4 स्टेप फॉलो ही नहीं किए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। समझ में आया? अब की क्लास रैप अप करते हैं। बस अगली क्लास में फिजिक्स की क्लासेस कैसे होंगी, कोर्स कैसे होगा, किस वक्त आप क्या डिसाइड कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिजिक्स की क्लासेस में, कैसे क्या कवर होगा, कौन सी बुक फॉलो की जाएंगी, कौन से सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, क्या करें कि फिजिक्स से प्यार हो जाए, है ना। ये सब चीज़ें किस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्लास चलेंगी। हम गूगल क्लासरूम का यूज़ करेंगे, हम गूगल मीट का यूज़ कर सकते हैं, हमारी यूट्यूब पे क्लासेस चल सकती हैं और हमारा इंटरेक्शन हो सकता है, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। क्योंकि अगली क्लासेस जो होगी, अगली क्लास होगी वो फिजिक्स स्पेसिफिक क्लास होगी। उस क्लास में सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ इंटरेक्शन करूँगा मैं जो फिजिक्स ले चुके हैं। आज की क्लास में आपने मुझे डिसाइड कर लिया होगा ये 4 रूल देख के कि आपको क्या लेना है। अच्छे से इस चीज़ को दोहराएं, इस चीज़ का रिवीजन करें, आंखें बंद करें, इस चीज़ पे अमल करें और बहुत ही सोच समझ कर सब्जेक्ट चूज़ करें। जब आप सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे तो अगले 2-3 दिन में जब भी मुझे लगेगा कि अब पर्याप्त समय मैं आपको दे चुका हूँ कि आप लोगों ने ये 4 स्टेप फॉलो कर लिए होंगे, तब मैं आपकी फ़िज़िक्स की क्लास डालूँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा हम फिज़िक्स की जर्नी कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, आप फिज़िक्स की क्लास में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे मेरी क्लास में मैं कभी मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं। मेरी क्लास हमेशा से ही फ्रेंडली रही है क्योंकि मैं हमेशा एक बात पे यकीन रखता हूँ, प्यार और डर में जीत हमेशा प्यार की होती है। और फिज़िक्स, मैथ ये सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जिनसे अच्छे अच्छे बच्चों को प्यार हो जाता है, अच्छे अच्छे बच्चों को प्यार हो जाता है, बशर्ते उसने ये 4 कंडीशन फॉलो किए। ये 4 कंडीशन इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपके साथ शेयर कर ली। उम्मीद करता हूँ आप में से कुछ बच्चों को आज एक सही चीज़ सीखने को मिली होगी। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो आप इस चीज़ के लिए बस मुझे दिल से धन्यवाद बोल देना। आज से 5-10 साल बाद कभी भी चलेगा, ठीक है। अगर फिर भी आप में से कुछ बच्चों को और कैरियर के बारे में, लाइफ के बारे में कुछ और गाइडेंस चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए, तो मेरा नंबर आगे नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप उस नंबर पर मुझे कभी भी बेझिझक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी ब्रांच के हैं, कौन सी स्कूल के हैं, आप कभी भी बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे अपना कैरियर के गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। ओके, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास आज की आपको कुछ बातें समझने को मिली होंगी, ठीक है। चलो, जय हिंद।